बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट संडे टेस्ट फिज़िक्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। संडे टेस्ट में 2 kg ब्लॉक इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखें यहाँ पे मार्क कर लें कि आपको मास दिया गया है, यहाँ पे मार्क कर लें कि आपको वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी ऑन अ फ्रैक्शनलेस सरफेस, मतलब फ्रैक्शन नहीं है। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लॉक, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी इन 2 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है। तो देखें फोर्स मांगी है F इज इक्वल टू एम ए, आप बेसिक से स्टार्ट करें। F इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू लगा दी। अब जो मास है, यू हैव मास 2 kg, फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 4 एंड द टाइम इज़ 2 सेकेंड divided by 2. So you get 2 minus 4 divided by 2 and ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास -4 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपके पास -4 न्यूटन जो है वो रिक्वायर्ड फोर्स है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A force of 10 Newton acts on a 5 kg block। तो फोर्स है 10 न्यूटन की, एक्ट कर रही है एक 5 kg के ब्लॉक पे जिसका मास है m से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और टाइम इंटरवल है 3 सेकेंड। व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम? देखें फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स F इज इक्वल टू एम ए इंटू डेल्टा टी लिख देते हैं हम। तो देखते हैं फोर्स वैसे हमें डायरेक्टली गिवन है तो एम ए करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 न्यूटन यहाँ पे लगा देते हैं। 10 इंटू जो टाइम इंटरवल है वो 3 है, तो चेंज इन मोमेंटम इज़ 30। तो द करेक्ट आंसर इज़ 30 न्यूटन सेकेंड। अ रॉकेट ऑफ मास 2000 kg, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूटन लॉस से रिलेटेड है। तो आपको न्यूटन लॉस पढ़े तो हैं आपने, लेकिन अप्लाई भी करने आते हों। तो इसे अप्लाई करते हैं। A rocket of mass 2000 kg is accelerating upward। तो देखें रॉकेट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। इसका मास आपको दिया हुआ है 2000 kg with an acceleration of 5 meter per second square। What is the thrust exerted by the rocket on the engine? थ्रस्ट मतलब वो नेट अपवर्ड फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये रॉकेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सिंपली F इज इक्वल टू एम ए करें तो 2 इंटू 5 10,000 आपका आंसर आएगा, और ये लिखा हुआ है। और आप बहुत खुश होंगे कि आपने तो डायरेक्ट F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रॉकेट को एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 10,000 न्यूटन है। आपने क्या मिस किया हुआ है? आपने ये मिस किया हुआ है कि इसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो रॉकेट के वेट को ओवरकम करने के लिए भी तो रॉकेट को फोर्स लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो एक्सेलरेटिंग फोर्स F A प्लस वेट ऑफ द रॉकेट के बराबर होगी नेट फोर्स। तो इट इज़ M A प्लस M G। M A, इसमें आप M कॉमन ले लें, A प्लस G कर दें, तो यू हैव M विच इज़ 2000 इंटू A विच इज़ 5 प्लस G विच इज़ 10। 5 इंटू 10 15। इसको आप यूँ लिख दें 2 इंटू 10 टू पावर 3, ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन सिस्टम आसान हो। 15 इंटू 2 30, तो इट इज़ 30 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। तो 30 इंटू 10 टू पावर 3 ये आपका 30,000 न्यूटन है। तो इन छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रखा करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया 20 मीटर की हाइट से। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये 20 मीटर की हाइट है जहाँ से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द टाइम इट टेक्स फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितने टाइम में ये बॉल जो है वो ग्राउंड पे आके गिरेगा। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टाइम एंड हाइट जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था और बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे 2h डिवाइडेड बाई G स्क्वायर रूट 2 इंटू H। H इज़
20 and g is 10, so you get square root 40 divided by 10. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, you get square root 4 is equal to 2 सेकेंड. तो ये आपके पास ऑप्शन बी. अब यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को दी गई थी और टाइम टू रीच द ग्राउंड फाइंड करने के लिए आपके पास एंगल नहीं गिवन था, तो इसका मतलब कि आप रिलेशन बिटवीन टाइम एंड हाइट का इस्तेमाल करेंगे. तो वो सारा डेटा आपके माइंड में होना चाहिए कि किस वक्त कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा दिया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. What to find the maximum height reached by the projectile? तो आप लोगों को मैंने क्लास में ये फार्मूला सारे प्रोजेक्टाइल के एक ट्रिक के थ्रू याद करवाए थे, उनको अप्लाई क्या करें आप टेस्ट में, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने कितनी स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर ली हैं. इट इज़ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. सो वी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 20 का स्क्वायर लेंगे आप. तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी स्क्वायर ना लें, बस 20 × 20 लिखें. आप साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको उधर मत लिखें, डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताएं. साइन 45 इज़ 1 बाई स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 × g मतलब 2 × 10. 2 × 10 ये बन जाएगा 20 और ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 20 इंटू ये स्क्वायर इस 2 को कैंसिल, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो ये 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर आपके पास आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. A stone is thrown from the top of a building with an initial velocity of 15 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal. Find the horizontal range of the stone if the building is 20 meter high. अब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं. अगर आप ये पूरी स्टेटमेंट्स बार बार पढ़ेंगे तो बस आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में ट्रैप हो जाएंगे दो एक्सट्रीम्स के दरमियान. इधर से शुरू करेंगे, इधर एंड करेंगे, फिर इधर शुरू करेंगे, समझ नहीं आएगी, वापस दोबारा जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे. इतनी लंबी स्टेटमेंट्स हैं. अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बस ये बिल्डिंग बना दी. बिल्डिंग के टॉप से एक स्टोन को थ्रो किया गया. अच्छा, अब उसको थ्रो किया गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपने बना दिया कि 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड अबव द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एट दिस एंगल फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द स्टोन इफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई. अच्छा, इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर है और हमें फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज. देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए आपके पास r इज इक्वल टू VIX इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल होना चाहिए. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये VIX किसके बराबर है. देखें, VIX इज इक्वल टू VI cos थीटा. और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं अलग से एक शॉर्टकट वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा. तो आप पहले ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे हालात में जब कोई शख्स किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर किसी स्टोन को थ्रो करे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितने किस फार्मूले के तहत कैलकुलेट करते हैं, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए ये नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा. एक शॉर्टकट फार्मूला दूंगा उसमें. तो वो क्या है, उसके लिए आप लगाएंगे, इधर बता देता हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट का वो फार्मूला है T इज इक्वल टू VI प्लस स्क्वायर रूट VI स्क्वायर प्लस 2AS डिवाइडेड बाय A. ये फार्मूला है हमारे पास. ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के डिराइव किया जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. VI प्लस स्क्वायर रूट VI स्क्वायर प्लस 2AS डिवाइडेड बाई A. और अब इसमें वैल्यूज पुट करें. VI इज 15, cos थीटा मीन्स cos 60 डिग्री इंटू अगेन VI इज 15 प्लस VI स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर विच इज़ 225 प्लस 2 इंटू A, वो जो कि A जो है वो G के बराबर है 10 और S 2AS, S यहाँ पे H का रोल अदा कर रहा है. हाइट आपको गिवन है तो वो 20 मीटर है. तो आप लिखेंगे 2 × 10 × 20 डिवाइडेड बाय A G के बराबर है, तो उसको आप यूँ लिख देंगे. अच्छा, अब cos 60 1/2 के बराबर है, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 7.5. फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में बचा है उसे कैलकुलेट करें. तो ये 15 प्लस स्क्वायर रूट 20 × 2 40, 40 × 10 400, 400 × 2 25 becomes 625. 625 डिवाइडेड बाई 10. अब 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है.
तो गाइज़ अगर आप लोगों ने शुरू के चंद नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर नहीं रिवाइज किए हुए तो उसको अब रिवाइज कर लें। 10 तक, 12, 13, 14 तक तो सभी को आते हैं, उसके अनवर्ड आपको 25 तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए कि सारे परफेक्ट स्क्वायर आपको याद हो। ना भी हों फिर उस वक्त आप क्या करें, लाइक 25 इंटू 25 करें, देखिए यही आएगा। 24 इंटू 24 से ट्राई करें, बट इट विल टेक सम टाइम। सो बेटर एक आइडिया पहले से आप लोगों को हो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, किन नंबर्स के, स्पेशल नंबर्स के स्पेशली। सो इधर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ से 25 आएगा, 25 प्लस 15 becomes 40 divided by 10, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7.5 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 30। अब हमारा एक्चुअल आंसर 30 से कम होना चाहिए क्योंकि g की वैल्यू को हमने यहाँ पर भी 10 लिया हुआ है और इधर भी 10 लिया हुआ है, एक्चुअली 9.8 है। तो देखते हैं क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आना चाहिए, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारे पास रेंज के लिए आना चाहिए 30, तो इनमें से कोई भी नहीं है, हैंस नन ऑफ दीज, इसमें से नन ऑफ दीज का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है, 30 डिग्री के एंगल पर लॉन्च किया गया है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर यानी समिट पर जो वेलोसिटी होती है वो VIX के बराबर होती है, विच इज़ इक्वल टू VI cos थीटा। VI हमें दिया गया है 25 मल्टीप्लाई विद cos थीटा मीन्स cos ऑफ 30 डिग्री, तो cos 30। अब cos 30 वी ऑलरेडी नो 25 इंटू 0.866, तो 25 मल्टीप्लाई विद 0.86, थिंक लाइक 25 का 86% क्या होगा, तो 25 का 86% तकरीबन 20 के करीब ही होगा, ये एक्चुअली आता है 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसमें क्लोजेस्ट चॉइस जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड वाली है, अप्रॉक्सीमेट कर लिया आपने अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 kg truck is traveling at 10 meter per second when it collides with 1000 kg car that is at rest। तो इधर देखें, ये आपका मास ऑफ द ट्रक, ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, it collides with mass of the car which is initially at rest, initial velocity of the car is 0। After the collision the two vehicles strike together, what is their final velocity। collision के बाद दोनों एक सिस्टम बन गए, तो देखें initial momentum is the momentum of truck and momentum of the car and final momentum is the momentum of the whole system। अब क्योंकि कार तो इनिशियली रेस्ट पर थी तो उसका मोमेंटम तो ज़ीरो हो जाएगा, सारा मोमेंटम ट्रक के पास है, तो इट इज़ mt vt। और फाइनल मोमेंटम क्योंकि दोनों एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लगा देंगे mass of the truck plus mass of the car into the final velocity of the system। अब mass of the truck which is 5000 multiply with velocity of the truck which is 10 meter per second is equal to mass of the truck which is 5000 plus mass of the car which is 1000, तो इसको डायरेक्टली 6000 रखेंगे into final velocity। अब इसको ला के डिवाइड कर दें तो we get VF is equal to 5000 इंटू ये 10 उसी तरह छोड़ दें डिवाइडेड बाय 6000। अब ये तीनों ज़ीरोस इन तीनों ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इट बिकम्स 50 डिवाइडेड बाय 6। तो अब ये 6 इंटू 8 इज़ 48, तो रिज़ल्ट 8 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए विच इज़ 8.3। अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो आप वो जो आपका जनरल कॉमन मेथड है जो आपको बचपन में सिखाया गया था इससे सॉल्व कर लें। तो 6 इंटू 8 इज़ 48, अगेन यहाँ पे 2 बचेगा तो फिर आप पॉइंट लगा के इधर 0 लगा दें। 6 इंटू 3 इज़ 18, तो देखें ये चलता रहेगा फ्रैक्शन, सो हम अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। कंजर्वेशन में मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई और उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई थी कि या तो एक बॉडी 2 में या 2 बॉडी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और आपसे वेलोसिटीज़ पूछ सकता है, तो दिस वाज वन सच क्वेश्चन। अच्छा, 200 kg एस्ट्रोनॉट, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, ठीक है। आप नोटिस करें कि मैं पूरी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ रहा, बस जितना पढ़ा उतना लिख दें। मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज़ 200 kg, इज़ फ्लोटिंग, यानी वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है।
व्हेन कर रही है, व्हेन शी थ्रोज अ 5 kg टूल एट 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ हर फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए क्योंकि वो इनिशियली फ्लोट कर रही है तो इनिशियल मोमेंटम तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम जो है, क्योंकि ये स्टोन इस तरफ थ्रो करेगी तो ख़ुद भी पीछे जाएगी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। इसने स्टोन पे फोर्स एक्सर्ट की तो रिएक्शन आएगा, इसने अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, लिहाजा आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे ज़ीरो इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट प्लस मास ऑफ द स्टोन मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। अब आपको वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट चाहिए, इसको शिफ्ट करें तो एम ए वी ए माइनस एम ए वी ए इज़ इक्वल टू एम एस वी एस। तो वी ए इज़ इक्वल टू माइनस एम एस बाई एम ए इंटू वी एस। अब मास ऑफ द स्टोन विच इज़ 5 हेयर एंड वेलोसिटी विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई 200। तो ये 2 20, ये 0 के साथ कैंसिल करें, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 10 बचेगा, तो ये 5/10 इज़ माइनस 0.5। तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड है। अगर आप इधर नेगेटिव साइन पुट कर देते तो फिर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता, तो आपसे गलती हो जाती, इसलिए इन बातों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 2 kg object is moving with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। A force of 6 न्यूटन एक्स, इसके ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लग गई फॉर 3 सेकेंड। व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, दैट्स क्वाइट इजी। लाइक आप स्टार्ट करें, F इज़ इक्वल टू एम ए या F इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसमें आप नोटिस करें आपको फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो वी कैन सॉल्व इट इजीली। सो स्टार्ट करते हैं। द फोर्स इज़ 6 न्यूटन एंड द मास इज़ 2 kg एंड द टाइम इज़ 3 सेकेंड। 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। वी एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ 4। तो अब इसको वहाँ पे ले जाते हैं, 6 × 3 18 और 18 ये 2 आके, बल्कि ऐसा कर लें, ये 2 × 3 ये 3 × 3 9 आ जाएगा। तो 9 इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस 4। अब ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 + 4 इज़ इक्वल टू वी एफ। सो फाइनल वेलोसिटी इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हेयर इज़ द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। Given the vectors A is equal to this, B is equal to this, what is their dot product? What is the dot product of A and B? ये देखो, ये कितना सिंपल है। अच्छा तरीका देखो मेरा, 1 2 3 4 5 6। A डॉट V कैलकुलेट करना है। 1 × 4 4 प्लस 2 × 5 10 प्लस 3 × 6 18 18 प्लस 10 28 28 प्लस 4 32। तो डॉट प्रोडक्ट है आपके पास 32। वैसे ये वेक्टर इस फॉर्म में आते हैं, 1i प्लस 2j प्लस 3k और 4i प्लस 5j प्लस 6k के फॉर्मेट में आते हैं। तो फिर आप इनका डॉट निकालते हैं। i डॉट i 1 है, तो 1 × 4 इज़ 1 प्लस 2 × 5 इज़ 10, j डॉट j इज़ 1, 3 × 6 इज़ 18, k डॉट k इज़ 1। तो इतना लंबा चौड़ा रूट ना बनाएं, बस सीधा सीधा लिखें। आपको पहले ही पता होता है ये एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, क्योंकि आई डॉट जे 0 है, बाकी कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई नहीं करते हम। Arshad is driving down 7th Street. He drives 150 meter in 18 second. तो उससे डिस्टेंस कवर किया है 150 मीटर, टाइम है आपके पास 18 सेकेंड। एज्यूम ही डज नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। व्हाट इज़ हिज स्पीड? तो स्पीड आपको निकालनी है, v इज़ इक्वल टू s बाई टी। s इज़ 150 मीटर एंड द टाइम इज़ 18 सेकेंड। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करें तो आप इसको यूँ कैलकुलेट करें, 15 × 10 डिवाइडेड बाई 18।
अब देखते हैं ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 इंटू 6, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 10 50, 50 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8.3। ये हमने पहले भी किया था, तो इट इज़ 8.33 मीटर पर सेकेंड। टू कार्स ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो गाड़ियाँ एक स्ट्रेट रोड पे जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देखें 70 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, या हो सकता है एक इस तरफ जा रही हो दूसरी तरफ जा रही हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ऐड होती है। तो 70 प्लस 70 बिकम्स 140। When a body moves with uniform velocity then, अच्छा बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो, क्वाइट ऑब्वियस बुक की स्टेटमेंट है इसकी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये दोनों मैच करेंगे क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू बॉडीज मूव टूवर्ड ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज बाय 6 मीटर पर सेकेंड। यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर 6 मीटर पर सेकेंड के रेट पर डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये v1 प्लस v2 है। अपोजिट डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज अबव, द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज बाय 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v1 माइनस v2 अब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के रेट से। द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज आर, यहाँ से पेयर चूज़ करना है। देखें 5 प्लस 1 इज़ 6 एंड 5 माइनस 1 इज़ 4। इसका मतलब मुझे अपना ऑप्शन मिल गया, और ये किसी और के लिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि देखें 3 प्लस 3 6 तो आ जाएगा, लेकिन 3 माइनस 3 0 आएगा। 6 प्लस 1 7 आएगा, गलत हो गया। 4 प्लस 2 6 आएगा, लेकिन 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब यही हमारी बेस्ट चॉइस है। A cyclist is traveling at 15 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। She applies brakes so that she doesn't collide with the walls in front of her। देखें ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो ब्रेक अप्लाई करेगी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, अब उससे 18 मीटर के फासले पे जो वॉल है उससे टकराना नहीं है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन के या तो फार्मूला लगाएंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या फार्मूला लाएंगे ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फर्स्ट इक्वेशन मोशन या थर्ड। तो फर्स्ट टाइम पता हो तो लगा सकते हैं, यहाँ पे तो हमें कोई टाइम गिवन नहीं है, सो डेफिनेटली हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। सो वी हैव वी एफ 0 माइनस वी आई विच इज़ 15 इंटू 15 लिख दें से, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18। तो इससे आपके पास आएगा माइनस 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18। अगेन उसी तरह सॉल्व करें, 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 5 and then you have 15 into 5, it is 75 divided by 12, so we calculate it 12 into 6 is 72, इधर 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा, लाइक देखें 6 से स्टार्ट होने वाला, वो यही पॉसिबल है, तो इसमें मज़ीद फिर सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ किस रिलेशनशिप में है। बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया तो टाइम के साथ रिलेशन देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन या तो आप इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आता है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है ही नहीं। सो हम क्या देखते हैं, अगर हम ऐसे देख लें कि ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, या फिर आप टी को उधर शिफ्ट कर दें तो ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई।
अब क्योंकि हमने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जानी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, वो तो कांस्टेंट है, तो अगर आप ये कांस्टेंट हटा देंगे तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। यानी दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, AT इज इक्वल टू या माइनस AT इज इक्वल टू VI। वो नेगेटिव साइन डीसेलरेशन को भी शो कर रहा है, तो ये कांस्टेंट हटते ही इन दोनों में लीनियर रिलेशन आ जाएगा। और ये क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो इसलिए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कम होती रहेगी। The distance traveled by a moving car with a velocity of 15 meter per second in 2 seconds decelerates at 2 meter per second square is equal to, इधर देखें अब वो कहता है distance traveled by car, यानी कि s की वैल्यू मांग रहा है। by a moving car इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, तो डिस्टेंस मांगा है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू, अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास पूरा सेट ऑफ इक्वेशंस है, लेकिन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमें टाइम ऑलरेडी गिवन है। मजबूरन हम फिर जाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो VI इज 15, टाइम इज 2 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ A विच इज़ 2 इंटू T स्क्वायर विच इज़ 2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 2 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है, विच इज ऑप्शन बी। A 3 kg stone falls from 20 meter high platform। 3 kg stone है, 20 मीटर हाई प्लेटफॉर्म से जो है वो गिर रहा है। फाइंड इट्स फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर हाइट। तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किन हालात में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। ये वो 3 kg का स्टोन है जो इस 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप होगा। फाइंड इट्स स्पीड एट 10 मीटर हाइट। तो जब वो नीचे आएगा तो ये 10 मीटर डिस्टेंस इसने कंप्लीट किया होगा और 10 मीटर की हाइट पे वो ऑलरेडी होगा। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और या उसका डायरेक्ट सोल्यूशन जैसे मैं बताता होता हूँ, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2GX, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। सो VF स्क्वायर इज इक्वल टू 2GX एंड 2 इंटू G विच इज़ 10, X विच इज़ 10। सो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आएगा 200। अब क्योंकि ये VF स्क्वायर की वैल्यू है, आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 196 14 के स्क्वायर पे मौजूद है, तो ये आंसर 14 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। सो हम 14 ले लेते हैं, इधर जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस है वो 14 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एक्शन। नहीं, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रिएक्शन एंड एक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल, ये बिल्कुल ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी बिल्कुल ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑलवेज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस, तो न्यूटन थर्ड लॉ इज़ ऑलवेज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस भी हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने न्यूटन थर्ड लॉ की कोई भी लिमिटेशन नहीं दी। तो रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड बाय द एक्शन फोर्स, तो ये गलत है क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। अ क्रिकेटर हिट्स 4 runs when middle of the bat hits the ball, this is an example of। देखें अब क्योंकि क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया है तो बॉल जो है वो जिस डायरेक्शन में बैट को स्विंग किया गया था उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उस बॉल के ऊपर नेट फोर्स लगी है तो उसमें नेट एक्सेलरेशन पैदा हुई है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। If A and B are two non-zero vectors and A cross B is equal to 0, then angle between the vectors is vectors के दरमियान एंगल क्या होगा। अच्छा बता दिया उसने कि A और B नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो जब A और B नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब इनके दरमियान एंगल पाई यानी कि 180 रेडियन हो, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन 180।
इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब क्योंकि साइन 180 जीरो के बराबर है तो ए बी इंटू जीरो इंटू यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो आपके पास करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम्स। ये लिखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर्स। अब हमें पता है कि ये जो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है टू इट्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, लेकिन ये वैल्यू बराबर होती है टेंजेंट थीटा के। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और आप लोगों को मैं याद करवा चुका हूँ कि ऐसे हालात में एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड f इज ओरिएंटेड एट 120 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। अच्छा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, फर्ज कीजिए ये 120 डिग्री के एंगल पर एक वेक्टर f ओरिएंट हो चुका है। एट व्हाट एंगल अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड f, एक और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड f हो उसको कितने एंगल पे रखा जाए सो दैट देयर वेक्टर सम इज जीरो। तो ये देखें, वेक्टर सम जीरो करने के लिए द अदर वेक्टर मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसको इस वेक्टर के मुताबिक तो 180 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई भी 180 डिग्री का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वेक्टर f का एंगल भी कहाँ से मैयर होगा? फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप 120 ये हिस्सा देखें तो यहाँ तक 120 है, रिमेनिंग 180 ऐड करें तो 120 और 180 बिकम्स 300। और उसने देखें क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा था पहले वेक्टर का जो उसने एंगल दिया है 120 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस, उसने हिंट भी दे दिया हुआ है कि एंगल हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैयर होते हैं। The angle made by vector 1.73i and j is अच्छा, फर्ज कीजिए ये कोई भी वेक्टर है a इज इक्वल टू 1.73i प्लस j। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3i प्लस j। आप लोगों को मैंने याद हो तो 1 से लेके 10 तक जितने भी स्क्वायर रूट्स थे वो सारे के सारे सिखाए हुए थे। स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 7, हमारा पहले ही लेक्चर स्क्वायर रूट्स पर था। तो मैंने आप लोगों को ये मैथमेटिकल स्किल्स सिखाई हुई थी। फिर ये भी बताया था कि अगर x के साथ स्क्वायर रूट 3 हो तो एंगल 30 डिग्री होता है और यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर x के साथ स्क्वायर रूट 3 है तो एंगल 30 डिग्री होगा, और अगर j के साथ है तो फिर j के साथ 1 होना चाहिए। और अगर ये वाली सिचुएशन हो कि ये i प्लस 1.73j हो तो फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है तो फिर एंगल 60 डिग्री होगा। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मुझसे वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे एंगल निकालेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x, y 1 है और x 1.73 है तो इट इज़ 1 बाय 1.73, सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो टेंजेंट थीटा 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है अगर एंगल 30 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शुड बी ओरिएंटेड so that resultant has magnitude equal to 1.41 times the magnitude of either vector। अच्छा, बता रहे f1 का मैग्नीट्यूड f2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कि वो 1.41 का मतलब स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स f के बराबर है। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? अच्छा, वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए वी राइट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर, fr स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। सो fr स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आप f स्क्वायर पुट करें प्लस f स्क्वायर पुट करें प्लस 2f cos थीटा। अब यहाँ पे तो हमारे पास रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है स्क्वायर रूट 2f होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो ये 2f स्क्वायर बनेगा। रिमेंबर स्क्वायर दोनों पे, ये ना हो आप यहाँ पे 2f लिख दें।
और यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लें तो इट बिकम्स 2f स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और इधर 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और अगर हम इस 1 को वहाँ पे ले जाएं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 माइनस 1 इज 0 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कौन से एंगल पर 0 होता है? दैट एंगल इज 90 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। At what angle between two vectors of equal magnitude? क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, f1 is equal to f2 is equal to f. The magnitude of their sum is same as the magnitude of their difference. यानी f1 plus f2 और f1 minus f2 के मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे। तो ये ग्राफिकली भी मैंने आप लोगों को करवाया है, इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखें इट्स लाइक क्वाइट ईजी, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। फ़र्ज़ कीजिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, ये f है, ये भी f है, यहाँ पे रिजल्टेंट है fr, और ये fr कहाँ से आया? इन दोनों को ऐड करके। इसका एंगल क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे बनता है 45। इसी तरह अगर मैं माइनस f कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ इनको, तो फिर रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये था एडिशन की वजह से, ये है सब्ट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पे भी एंगल है 45। अब इस एडिशन वाले रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन वाले रिजल्टेंट में टोटल एंगल 45 प्लस 45 बन जाएगा 90 डिग्री। तो इसको ग्राफिकली आप कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। ग्राफिकल अप्रोच अगर आप लोगों की स्ट्रांग है तो आप उसको ग्राफिकल अप्रोच से ही करें। अच्छा, एट व्हाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is a new vector C, then A cross B cross C. ओके, देखिए ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से फर्ज कीजिए कि एक नया वेक्टर आ रहा है C। अब ये कहता है A क्रॉस B क्रॉस C, यानी A क्रॉस B से तो C आ चुका है, उसका अगर आप C के साथ क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एंगल 0 है, और जब भी दो सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। 0 की तरफ नहीं जाना, उधर देख लें आप। What is the angle between 1.73i plus j and I plus 1.73j? देखिए मैंने कहा था कि अगर 1.73 x एक्सिस पर है तो इसका एंगल होगा 30 डिग्री, और जो दूसरा वेक्टर है इसका एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि 1.73 j के साथ आ गया। तो अगर एक वेक्टर आपका 30 डिग्री पर ड्रॉ हुआ है लाइक दिस, और दूसरा वेक्टर आपका 60 डिग्री पर ड्रॉ हुआ है, ये 30 पर ड्रॉ हुआ और ये दूसरा वेक्टर 60 पर ड्रॉ हुआ, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 30 डिग्री होगा। सो इट इज ऑप्शन ए। What is the angle between two vectors of magnitude 1 and 2 if their dot product is 1? ये लीजिए वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos theta. So cos theta is equal to a dot b, dot product is 1 and magnitude of one vector is 1 and the other is 2. ये a b नीचे लें तो 1 into 2 it is 1 by 2. अब कौन से एंगल पे ऐसा होता है? तो ये 60 डिग्री पर होता है। What is the area of the plane defined by cross product of radius of the circle and angular velocity? यानी आपसे पूछ रहा है आर्क ओमेगा क्रॉस आर क्या देगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा है। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर वेलोसिटी। सो इफ यू रिमेंबर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो ये आपको लीनियर वेलोसिटी देगा। क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में हमने इसको देखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा। तो
उनके सम से तो ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन उनके डॉट प्रोडक्ट से ज़ीरो आएगा। अब सम नॉन ज़ीरो है और डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ये इक्वलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर ये भी पहले कर लेते हैं, ये ज़ीरो है और a माइनस बी से ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो आए, क्योंकि वो ज़ीरो उसी वक्त आ सकता है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो, तब दोनों तरफ ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ज़ीरो तो आ नहीं रहा यहाँ पे तो इसलिए वैसे हाँ सब्ट्रैक्ट भी करें तो भी ज़ीरो नहीं आता, ऐड भी करें तो ये देखें, ये a ये b, ये हो गया इनका रिजल्टेंट a प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर लेता तो ये माइनस बी था, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a माइनस बी भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी रह जाती है इसकी कि इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेम हो हमेशा, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। हम दो वेक्टर्स को ऐड करें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट और उनका सम हमेशा बराबर हो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का 3 है, तो 2 + 3 तो 5 हो जाएगा ज़ीरो के एंगल पे, लेकिन 2 × 3 वो नल वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि आपने एंगल ज़ीरो लिया तो a क्रॉस b जो है वो नल वेक्टर देगा। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आएगा। The ratio of kinetic energy to potential energy of projectile is equal to square of the slope of the projectile। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी साबित करके दिया था कि the ratio of kinetic to potential अच्छा इसमें ऐसा है, potential to kinetic हम निकाल लेते हैं। it is potential to kinetic and potential is mgh divided by half m vi square cos square थीटा। इसको हम समिट पे ही कंसिडर कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे, तो एम जी एच, इसमें एम और एम कैंसिल कर लें, 2 ऊपर चला जाएगा, 2g इंटू एच की जो वैल्यू है दैट इज़ वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g अपॉन वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2g से कैंसिल होगा, वी आई स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो बेस्ट चॉइस आपके पास यही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कौन से एंगल पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर होती है। तो जो प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला आपको दिखाया, r इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल 15 डिग्री पुट करूँगा तो 2 × 15 इज 30, तो आर मैक्स साइन 30 degree is equal to 1/2. The result is r max divided by 2. So it is 15. चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the shape of the graph between distance and speed। अच्छा, डिस्टेंस और स्पीड का ग्राफ मांगा है। फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, तो इट इज vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को आप समझें v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, डिवाइडेड बाय 2a। सो आपके पास रिजल्ट आता है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय 2। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये कांस्टेंट मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो मैंने बताया था जितने भी स्क्वायर वाले ग्राफ हों, स्क्वायर रूट वाले ग्राफ हों, क्यूब वाले ग्राफ हों, हमेशा वो पैराबोलिक रिलेशन में आते हैं, तो इसमें पैराबोला आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ फोर्स अप्लाइड फॉर स्टॉपिंग एन अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v इज f, देन फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 2v। ये देखें, स्टॉप करना है आपने ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी है। आप स्टार्ट करें विद F इज इक्वल टू एम ए, सो F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी को इधर रख देता हूँ। अब ये वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यूँ भी 0 हो जानी है, तो F इज इक्वल टू एम बाई टी इंटू 0 माइनस वी आई विच इज़ एम बाई टी इंटू माइनस वी आई। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है और फोर्स स्टॉप कर रही है इसलिए वो नेगेटिव साइन भी आएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस एम बाई टी इंटू वी आई। अब आप गौर से देखें, अगर मैं ये कांस्टेंट हटा दूं तो फोर्स का इस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हुई
तो सेम टाइम में उसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए डबल फोर्स चाहिए होगी। सो इट इज़ 2F। थैंक यू।